डियर स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। तो आज आपको बताना है अबाउट द ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट। ये जो ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट है, इट वाज लॉन्च्ड इन द ईयर ऑफ 1990। ये फर्स्ट टाइम लॉन्च में किया गया। किस ईयर में किया? 1990। ध्यान रखना कि ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट वाज लॉन्च्ड इन 1990। इट इज ऑल्सो अ मेगा प्रोजेक्ट। ये बहुत बड़ा प्रोजेक्ट था बिकॉज इट वॉज लॉन्च्ड फॉर 13 ईयर्स। आप सोच सकते हो कि ये 1990 में हुआ और 13 ईयर्स तक चला। मीन्स 2003 में कंप्लीट हुआ। ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट कब कंप्लीट हुआ? लगभग 2003 में। इसमें बहुत सारे कंट्रीज थे, उन्होंने पार्टिसिपेशन लिया। यूएस, यूके, जापान, फ्रांस, जर्मनी, चाइना, ये कंट्रीज थे। इसके साथ साथ और भी कुछ अदर्स कंट्रीज थे। ये प्रोजेक्ट बहुत ज्यादा कॉस्ट वाला था, बहुत कीमती प्रोजेक्ट था और ऐसा माना जाता है कि 9 बिलियन यूएस डॉलर्स कितना खर्चा आया एचडी पर ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट पर। लगभग 9 बिलियन डॉलर खर्च हुए। और अब पहले समझो कि क्या क्या गोल थे, मेजर गोल्स ऑफ एचडीपी। मेजर goals of human genome project। कि ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट के उद्देश्य क्या थे, क्यों ये किया गया? इससे आइडेंटिफाई करना था। इसका एक जो गोल था, टू आइडेंटिफाई ऑल द अप्रोक्सीमेटली 20,000 to 25,000 जीन्स इन ह्यूमन डीएनए। ह्यूमन डीएनए में जो 20 से 25,000 जीन्स थी, उनको आइडेंटिफाई करना एक इसका एक ऑब्जेक्ट था और गोल था। इसके अलावा टू डिटरमाइन द सीक्वेंस ऑफ 3 बिलियन केमिकल बेस पेयर्स। इसके अलावा ये भी डिटरमाइन करना था कि जो 3 बिलियंस बेस पेयर्स हैं जिससे कि ह्यूमन डीएनए बना है, उसको डिटरमाइन करना। और ये जो इंफॉर्मेशंस हैं उनको स्टोर करना डाटाबेसिस पर। साथ ही साथ इंप्रूव टूल्स फॉर डेटा एनालिसिस। डेटा एनालिसिस के लिए जो टूल्स हैं उनको भी क्या करना? इंप्रूव करना। ठीक है। डेवलप, और इसके अलावा क्या करना? टू डेवलप ट्रांसफर रिलेटेड टेक्नोलॉजीज टू अदर सेक्टर्स सच एज इंडस्ट्रीज। और डेवलप करना ट्रांसफर रिलेटेड टेक्नोलॉजीज के लिए, ट्रांसफर रिलेटेड टेक्नोलॉजीज को और स्पेशली इंडस्ट्रीज के लिए। इसके अलावा इथिकल, लीगल एंड सोशल इश्यूज, इस पर भी काम करना। सबसे पहले समझो इसमें मेथोडोलॉजी क्या है। मैथोडोलॉजी बना है मेथड से। मैथोडोलॉजी का मतलब है कि जो भी प्रोसेस होगी, जो इन्वॉल्व होगी एचडीपी में, दैट इज ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट में, उसको हम क्या कहेंगे? मैथोडोलॉजी कहेंगे। तो मैथोडोलॉजी में है फॉर डेसिफरिंग ह्यूमन जीनोम सीक्वेंस, टू अप्रोचेस वर इन्वॉल्व। जो ह्यूमन जीनोम सीक्वेंस है उसको डेसिफर का मतलब होता है आइडेंटिफाई करना, डिस्कवर करना, जानना। तो उसके लिए 2 अप्रोचेस को इन्वॉल्व किया गया। पहला था एक्सप्रेस सीक्वेंस टैग्स। क्या था? एक्सप्रेस्ड
सीक्वेंस टैग्स, एक्सप्रेस सीक्वेंस टैग्स, EST, ई से क्या हो जाएगा एक्सप्रेस, टी एस से सीक्वेंस और टी से टैग्स, ESTs। तो पहला जो था वो क्या था, एक्सप्रेस सीक्वेंस टैग्स, ESTs। द जीन्स फ्रॉम RNA वर आइडेंटिफाइड, जो RNA से हैं उनको क्या करना, आइडेंटिफाई करना। इसके बाद सीक्वेंस एनोटेशन, होल जीनोम पास सीक्वेंस, इसके बाद उसका जो सीक्वेंस है उसे समझना और पूरे के पूरे जो जीनोम है उसका सीक्वेंस, उसको सीक्वेंस वाइज मींस क्रम से करना। एंड द फंक्शंस वर असाइंड टू डिफरेंट रीजन लेटर, और जो उनके रिलेटेड जो फंक्शंस हैं उनको समझना। अगर डीएनए की सीक्वेंस को हमें सीक्वेंसिंग ऑफ डीएनए करना है तो उसके लिए क्या करना होगा, हमें डीएनए को आइसोलेट करना होगा। सबसे पहले क्या करना होगा, सेल में न्यूक्लियस होता है और न्यूक्लियस के अंदर आप जानते हैं क्रोमोसोम होते हैं, उसके अंदर क्या होगा, डीएनए होगा। तो सबसे पहले क्या करना पड़ेगा, हमें उसको डीएनए को अलग करना पड़ेगा। फर्स्ट ऑफ ऑल हमने क्या किया, डीएनए को आइसोलेट किया एंड कट इनटू फ्रैगमेंट्स। चूंकि डीएनए देखा होगा बहुत बड़ा होता है, छोटा छोटा नहीं होता है। जैसे ये डीएनए, डीएनए का को हम क्या करेंगे, कट करेंगे, ठीक है। इसके बाद क्या किया गया, कट किया गया किसमें, फ्रैगमेंट्स में। अब इसके बाद जो प्रत्येक फ्रैगमेंट है उसको क्लोन किया गया, उसकी क्लोनिंग की गई और एक सूटेबल होस्ट के अंदर, और वो सूटेबल होस्ट BAC और YAC होगा, BAC और YAC। बायोटेक्नोलॉजी जब पढ़ोगे तो पूरी की पूरी क्लोनिंग है, उसमें बहुत सारी चीजें हैं, वो फिर से आप पढ़ेंगे। तो क्या किया गया, जो सूटेबल होस्ट है BAC और YAC, क्लोन फ्रैगमेंट्स को एम्प्लीफाइड किया गया। इसके बाद उनकी सीक्वेंसिंग की गई, जो फ्रैगमेंट है उनमें उनकी क्या हुई, सीक्वेंसेस हुई। और ये सीक्वेंसेस किसके द्वारा की गई, ऑटोमेटेड डीएनए सीक्वेंसर्स। डीएनए सीक्वेंसर्स होते हैं जिनसे डीएनए की सीक्वेंसिंग की जाती है, उससे की गई। और इसका जो मेथड था सीक्वेंसिंग का वो फ्रेडरिक सेंगर ने किया, एक साइंटिस्ट जिनका नाम है फ्रेडरिक सेंगर। जो मेथड है उसका डेवलप किसने किया था, फ्रेडरिक सेंगर। ये सब हुआ। इसके बाद जो डिफरेंट फ्रैगमेंट्स हैं उनको अलाइन किया गया, साथ ही साथ अरेंज किया गया ऑन द बेसिस ऑफ ओवरलैपिंग रीजन्स। जो ओवरलैपिंग रीजन्स थे उनकी बेसिस पे किया गया। फिर क्या किया गया, डाटा को एनालाइज किया गया। जो डाटा एनालाइज किसके द्वारा किए गए, ये ऑर्डिनरी कंप्यूटर के द्वारा नहीं किए गए, उसके लिए स्पेशल कंप्यूटर्स यूज किए गए। तो इनको स्पेशल कंप्यूटर्स बेस्ड प्रोग्राम्स से इनको एनालाइज किया गया। फिर क्या हुआ, सीक्वेंसेस जो थी प्रत्येक क्रोमोसोम की, उनको डेटा वाइज एनालिसिस किया गया। जेनेटिक एंड फिजिकल मैपिंग की गई। क्या की गई, जेनेटिक एंड फिजिकल मैपिंग जो की गई वो किस पे से की गई, जो कि इंफॉर्मेशंस जो थी जैसे पॉलीमॉर्फिज्म है, रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस, रिकॉग्निशन साइट्स हैं और रिपीटेटिव डीएनए सीक्वेंसेस जिसको माइक्रो सैटेलाइट कहते हैं उसके द्वारा की गई। एक तरफ आया माइक्रो सैटेलाइट।
माइक्रोसैटेलाइट। अब ये तो सब हुआ। इसके बाद जो लास्ट क्रोमोसोम टू बी सीक्वेंस्ड बाय क्रोमोसोम फर्स्ट एंड वाज कंप्लीटेड इन मई 2006। जो लास्ट क्रोमोसोम को जो सीक्वेंस किया गया उसका नाम रखा गया जो कि था क्रोमोसोम फर्स्ट, और ये कंप्लीट कब हुआ? मई 2006। हमने बताया था कि लगभग 13 साल तक चला था, 1900 से 2003 के लगभग, लेकिन जो लास्ट वाला पता हुआ था उसकी सीक्वेंसिंग की गई, कंप्लीट वर्क हो गया मई 2006 में। अब बात करेंगे सैलिएंट फीचर्स ऑफ ह्यूमन जीनोम। Salient features of human genome. Human genome. देखो कौन कौन से फीचर्स होंगे ह्यूमन जीनोम के। तो ह्यूमन जीनोम कंटेन्स 3164, मतलब 3164, 3164, ठीक है, 3164.7 मिलियन, 3164.7 मिलियन न्यूक्लियोटाइड बेस। क्या थे? न्यूक्लियोटाइड बेस। अगर हम बिलियन में बनाएं बिलियन को तो हो जाएगा 3.1647 बिलियन न्यूक्लियोटाइड बेस, न्यूक्लियोटाइड बेसिस। आप समझ सकते हैं कितनी ज्यादा बड़ा ये प्रोजेक्ट था। तो एक ह्यूमन जीनोम में कितने 3164.7 मिलियन, बिलियन में बनाया तो हमने बताया 3.1647 बिलियन न्यूक्लियोटाइड बेसिस होंगे। और जो एवरेज जीन है उसमें 3000 बेसिस होंगे। उसमें कितने होंगे? 3000 बेसिस होंगे। और लार्जेस्ट जीन जो है वो है डिस्ट्रोफिन। क्या नाम है? डिस्ट्रोफिन। लार्जेस्ट जीन जो है वो है डिस्ट्रोफिन, ठीक है, ये हो गया डिस्ट्रोफिन। और ये डिस्ट्रोफिन में कितने बेसिस हैं? 2.4 मिलियन बेसिस डिस्ट्रोफिन में है, 2.4 मिलियन बेसिस, 2.4 मिलियन बेसिस में प्रेजेंट होंगे। और टोटल नंबर ऑफ जीन जो एस्टिमेटेड की गई वो कितनी है? 30,000। जो टोटल नंबर ऑफ जो जीन्स हैं वो एस्टिमेटेड नंबर ऑफ जीन्स कितनी है? 30,000 जीन्स। इसके अलावा ऑलमोस्ट ऑल 99.9% nucleotide bases are exactly the same in all people। हम आप सभी लोगों में लगभग 99.9, आप समझ सकते हैं कितनी ज्यादा सिमिलरिटी सब में है, बहुत ज्यादा, 0.01% की ही डिसिमिलरिटीज है। हमने बताया ऑलमोस्ट ऑल 99.9% न्यूक्लियोटाइड बेसिस आर एग्जैक्टली द सेम इन ऑल पीपल। सभी लोगों में 99.9% सेम है। द फंक्शंस आर अननोन द ओवर 50% ऑफ द डिस्कवर्ड जीन। जितने भी डिस्कवर्ड जीन किए गए हैं उनमें 50% से ज्यादा जीन्स, क्या बोला हमने? द फंक्शंस अननोन फॉर ओवर
50% ऑफ द डिस्कवर्ड जीन, जितने भी जीन जो डिस्कवर्ड किए गए 30,000 में 50% से ऊपर जीन्स के अभी तक जो फंक्शंस हैं वो अननोन हैं। तो आप समझ सकते हो कि अभी काम कितना और होना बाकी है। अभी जो किया है वो बहुत ज्यादा नहीं है, अभी बहुत कुछ वर्क होना बाकी है। लेस देन 2% ऑफ द जीनोम कोड्स फॉर प्रोटीन्स, लगभग 2% से कम जो जीनोम कोड्स हैं वो किसके लिए हैं? प्रोटीन्स के लिए हैं। रिपीटेड सीक्वेंसेस मेक अप वेरी लार्ज पोर्शन ऑफ द जीनोम, ह्यूमन जीनोम। रिपीटेड जो सीक्वेंसेस हैं वो बहुत लार्ज पोर्शन है ह्यूमन जीनोम का। रिपीटेटिव सीक्वेंसेस आर स्ट्रेच ऑफ डीएनए सीक्वेंसेस, जो रिपीटेटिव सीक्वेंस है उसको क्या किया गया? फैलाया गया है डीएनए सीक्वेंसेस को, और जो कि रिपीटेड मैनी टाइम्स, वो बहुत कई बार क्या हुआ होता है वो रिपीटेड किया जाता है। समटाइम्स 100 to 1000 टाइम, कभी कभी क्या होता है 100 टाइम ये रिपीटेटिव होता है, कभी कभी 1000 टाइम भी रिपीटेटिव होता है। विच हैव नो डायरेक्ट कोडिंग फंक्शंस, जिसका कोई भी डायरेक्ट कोडिंग फंक्शन नहीं है, लेकिन एक क्रोमोसोम स्ट्रक्चर की लाइट डायनामिक्स एंड इवोल्यूशन इसमें क्लियर कट दिखाई देता है। क्रोमोसोम फर्स्ट मोस्ट जीन, जो क्रोमोसोम फर्स्ट जिसको सबसे बाद में डेसिफर किया गया, उसमें जो जीन है कितनी है? 2968। जो क्रोमोसोम फर्स्ट की बात कर रहे थे उसमें अधिकांश जीन्स कितनी? 2968 एंड द वाई हैज द फ्यूएस्ट, जो वाई है उसमें कितनी है? उसमें सबसे कम 231 है। साइंटिस्ट्स हैव आइडेंटिफाइड अबाउट 1.4 मिलियन लोकेशंस, साइंटिस्ट ने लगभग 1.4 मिलियन लोकेशंस को आइडेंटिफाई किया है जहां सिंगल बेस डीएनए जो डिफरेंसेस, जिसको SNPs कहते हैं, क्या कहते हैं? SNPs, S का मतलब सिंगल, N का मतलब न्यूक्लियोटाइड, P का मतलब पॉलीमॉर्फिज्म, और इसको प्रोनाउंस किया जाता है SNPs। क्या बोलते हैं प्रोनाउंस? क्या बोलते हैं? SNPs, SNIPS, क्या बोलते हैं? SNPs, जो प्रोनाउंस किया जाता है SNPs, SNPs। S को क्या बोलते हैं? SNPs, सिंगल न्यूक्लियोटाइड पॉलीमॉर्फिज्म। ये इंफॉर्मेशन जो रिवेल्यूशन हैं और भी कई जो क्रोमोसोमल लोकेशंस हैं, डिजीज एसोसिएटेड सीक्वेंसेस एंड ट्रेसिंग। अब इससे में क्या है कि जैसे हमें ये पता करना कि ह्यूमन बीइंग्स कहां से इवॉल्व हुए, रामापिथिकस, ऑस्ट्रेलोपिथिकस, होमो इरेक्टस, होमो हैबिलस, ये आपने नाम सुने होंगे, नहीं सुने होंगे तो सुन लो। तो अगर हमें पता करना है कि कौन हम लोगों के क्लोजेस्ट एंसेस्टर्स हैं, तो उसमें हम डीएनए सीक्वेंसिंग करेंगे। जिनसे ज्यादा सिमिलरिटीज होगी, जिसकी सीक्वेंसिंग ज्यादा मैच करेगी, तो वो हमारे उतने ही ज्यादा क्लोजेस्ट होंगे। तो इसका बहुत ज्यादा एडवांटेजेस है, बहुत ज्यादा इससे फायदा हो सकता है। एप्लीकेशंस एंड फ्यूचर चैलेंजेस की बात करें कि इसका क्या एप्लीकेशंस हैं और भविष्य में क्या क्या चैलेंजेस हैं। तो पहला जो है, नॉलेज ऑफ डीएनए सीक्वेंसेस विल हेल्प अस टू अंडरस्टैंड बायोलॉजिकल सिस्टम। बॉडी के अंदर जो बायोलॉजिकल सिस्टम है उसको समझने में डीएनए सीक्वेंस मदद कर सकती है। दूसरी बात, ये इससे एचजीपी से क्या होगा? नए फील्ड्स खुलेंगे साइंस के लिए ऑल ओवर द वर्ल्ड। पूरे संसार में साइंस के लिए कई फील्ड्स, नए फील्ड्स ओपन होंगे। इसके अलावा एचजीपी में एनेबल अस टू यूज टोटली न्यू अप्रोच इन बायोलॉजिकल रिसर्च। बायोलॉजिकल रिसर्च में जो अभी तक बहुत सी चीजें जो हमें समझ में ही नहीं आती थी डीएनए सीक्वेंसिंग से,
ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट से वो बहुत आसानी से, बहुत क्लियर कट समझ में आएगी। न्यू टेक्नोलॉजी एंड द होल सीक्वेंस विथ हेल्प टू स्टडी द वेरियस फंक्शंस ऑफ जीन इन अ पर्टिकुलर टिश्यू फॉर डेवलपमेंट ऑफ ट्यूमर्स। आपने देखा होगा किसी के ट्यूमर हो रहा है, ट्यूमर दो टाइप के होते हैं, बिनाइन होता है, मैलिग्नेंट होता है। अगर हम ये पता कर लें कि कौन सी जीन ट्यूमर के लिए रेस्पॉन्सिबल हैं, तो उन जीन्स को हम कंट्रोल कर सकते हैं और कैंसर जैसी बीमारियों को आइडेंटिफाई करना और क्योर करना काफ़ी आसान हो जाएगा इससे। इसके अलावा इससे और भी मदद मिलती सकती है अंडरस्टैंड करने में। जो भी सारे के सारे जीन्स हैं वो इंटरकनेक्टेड होते हैं एक नेटवर्क से, जो कि लिविंग बीइंग्स में होता है। ये सब एप्लीकेशंस एंड फ्यूचर चैलेंजेस की बात हो गई। तो ये तो ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट से रिलेटेड आज हमने आपको बता दिया। अब जो नेक्स्ट टॉपिक है विच इज द, जिसको हम कहेंगे डीएनए फिंगरप्रिंटिंग। देखो डीएनए फिंगरप्रिंटिंग, डीएनए फिंगरप्रिंटिंग। The new topic is DNA fingerprinting। तो DNA फिंगरप्रिंटिंग जो है एकदम से न्यू तरीका है जानने का कि भाई बहुत सारी चीज़ें ऐसी होती हैं, कुछ डिस्प्यूट्स वगैरह होते हैं, उनमें हमें पता करना होता है कि जिसने क्राइम में भी इसका बहुत ज़्यादा इस्तेमाल है, जो फैमिली से रिलेटेड बहुत सारे इश्यूज होते हैं उनमें भी इसका डीएनए फिंगरप्रिंटिंग का बहुत ज़्यादा है। अच्छा, सबसे पहले ये समझो कि इसको डेवलप किसने किया था? एलेक्स जेफरी ने। ये कई बार पूछा गया आपके एनसीईआरटी, मतलब आपका जो बोर्ड एग्जाम है उसमें कई बार पूछा गया, ध्यान रखना एलेक्स जेफरी, नोट कर लो। एलेक्स जेफरी। एलेक्स जेफरी ने डीएनए फिंगरप्रिंटिंग को फर्स्ट टाइम क्या किया था? डिस्कवर्ड किया था। ये तो ध्यान कर लो। साथ ही साथ ये बहुत ज्यादा पूछा गया आपके उसमें, जैसा कि बता रहे थे बोर्ड एग्जाम। एलेक्स जेफरी ध्यान रखना। ये जो ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट तो आपका हमने कंप्लीट करवा दिया, इसको ढंग से पढ़ लेना। साथ ही साथ नेक्स्ट जो हमारा लेक्चर होगा उसमें हम आपको बता देंगे किसके बारे में, डीएनए फिंगरप्रिंटिंग विच वाज फर्स्ट इंट्रोड्यूस्ड बाय एलेक्स जेफरी। ठीक है, थैंक यू सो मच।